एमिरेट्स एयरलाइन का एक विमान भारत से दुबई की ओर आ रहा था, लेकिन लैंडिंग के दौरान प्लेन के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि इस प्लेन को लिफ्ट मिलना ही बंद हो जाता है और धड़ाम से ये रनवे पर गिर जाता है। आखिर कैसे इतने एडवांस प्लेन के साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है? आइए पता लगाते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 3 अगस्त 2016 सुबह के करीब 10 बजे त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया बोइंग 777 का एक विशालकाय विमान एमिरेट्स फ्लाइट 521 टेक ऑफ करने की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे इस प्लेन में 282 पैसेंजर्स और 18 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। इस प्लेन को 34 वर्षीय कैप्टन उड़ा रहे थे। इनके पास 7400 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। हालांकि ये कौन कैप्टन थे, इनका नाम क्या था, कुछ भी पब्लिक नहीं किया गया है। कैप्टन के अलावा फर्स्ट ऑफिसर जेरमी वेब थे। इनके पास 7900 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। 10:34 फ्लाइट 521 त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। समुद्र के रास्ते से होते हुए ये प्लेन दुबई के एयरबेस में पहुंच गया, जो पूरी तरह से रेत में बसा हुआ है। ये शहर अपने एडवांस इंजीनियरिंग और विशालकाय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। पूरे शहर का दृश्य का आनंद लेते हुए ये प्लेन एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। एटीसी ने लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया। अब ये प्लेन धीरे धीरे रनवे से अलाइन हो गया, लेकिन तभी पायलट्स ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो प्लेन को एक डिजास्टर की ओर ले जाने वाला था। उन्होंने एटीसी को कहा कि हम लैंडिंग प्रोसेस को रोक रहे हैं और फिर से टेक ऑफ कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि ना तो पायलट को एटीसी को बताने का समय मिल पाया और ना ही एटीसी के पास पूछने का समय था। उन्होंने तुरंत ही परमिशन दे दिया कि ठीक है, आप गो अराउंड कर सकते हैं। आप सीधे 4000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले जाएं। उस दिन और भी फ्लाइट्स थी जो उस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे, लेकिन उन सभी प्लेन्स को लैंडिंग करने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ ही देर में ये प्लेन एक बार फिर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए करीब 85 फीट ऊपर आ गया। जल्दी जल्दी पायलट ने लैंडिंग गियर को क्लोज किया, लेकिन तभी प्लेन की रफ्तार में कमी होने लगी। ये प्लेन और ऊपर उठ नहीं पाया और किसी पत्थर की तरह नीचे रनवे से टकरा गया। प्लेन का लैंडिंग गियर क्लोज था, इसलिए प्लेन के फ्यूजलेज पर एक जोरदार झटका लगा। इसके बाद ये प्लेन फिसलते हुए करीब 2600 फीट दूर चला गया। इसी दौरान इसका इंजन भी टूटकर अलग हो गया। इस इम्पैक्ट की वजह से प्लेन के टैंक में लीकेज हो गया। देखते ही देखते प्लेन के टैंक में धुआं भरने लगा। यात्रियों में हड़कंप मच गई। यहाँ पर बहुत सारे यात्री ऐसे थे जो अपनी जान बचाने के बजाय अपने लगेज निकाल रहे थे, जिसकी वजह से बाहर निकलने का रास्ता भी ब्लॉक हो गया। जरा सोचिए, 300 लोग प्लेन में सवार थे। अगर सभी के सभी अपने लगेज को निकालने में लग जाए तो मिनटों का काम घंटों लग सकता है। ये आग किसी का भी सगा नहीं होता कि भाई तुम सामान लेके निकलो, उसके बाद मैं भड़कूंगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्लेन क्रैश में लोग नहीं मरते, बल्कि क्रैश के बाद लगने वाली आग सभी जिंदा यात्रियों को जला के मार देती है। अब उन पैसेंजर्स को ये बात कौन समझाए जो अपनी जान से अधिक उन बैग्स को इम्पोर्टेंस दे रहा है। खैर, ये हादसा एयरपोर्ट में ही हुआ था और एयरपोर्ट में 24 घंटे फायर फाइटर्स तैनात रहते हैं किसी भी तरह की आग से लड़ने के लिए। इसीलिए हादसे के करीब 1 मिनट के अंदर ही वो आग बुझाने के लिए पहुंच गए। प्लेन में बैठा एक पैसेंजर अपने फोन से वीडियो बनाते हुए बाहर निकलने लगा। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये लोग किसी की जिंदगी को महत्व ना देकर अपने लगेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इंडियंस की काफी आलोचना की गई, क्योंकि इस प्लेन में ज्यादातर लोग इंडियंस ही मौजूद थे। 226 सिर्फ इंडियंस थे। करीब 10 मिनटों बाद सारे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकल गए। प्लेन में सिर्फ कैप्टन और फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि सारे लोग प्लेन से बाहर निकले या नहीं, कहीं कोई घायल अवस्था में गिरा पड़ा तो नहीं है। तभी आग बढ़ते बढ़ते प्लेन के सेंटर टैंक में पहुंच गया। प्लेन के विंग्स में लगभग 70% फ्यूल भरा होता है। प्लेन के सेंटर बॉडी में भी एक छोटा सा फ्यूल टैंक मौजूद होता है, जिसमें बाकी का फ्यूल लगभग 20 से 30% भरा होता है। इसे सेंटर फ्यूल टैंक कहा जाता है। विंग्स के फ्यूल टैंक में अगर आग लग जाए तो लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि सारे के सारे लोग प्लेन के फ्यूजलेज में होते हैं। लेकिन ये आग अगर प्लेन के फ्यूजलेज के सेंटर टैंक में लग जाए
तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। फ्लाइट 521 के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही ये आग प्लेन के सेंटर टैंक में पहुंची, एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन के छत को तोड़ते हुए आग बाहर निकल गई। इस वक्त सिर्फ एक पायलट और एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट थी। ये दोनों इस धमाके में घायल हो गए। उधर प्लेन के बाहर आग बुझा रहे एक फायर फाइटर मोहम्मद हसन को इस धमाके के कारण काफी गंभीर चोटें लगी, जिसकी वजह से उसने अपना दम तोड़ दिया। जब ये धमाका हुआ तो आग इतनी गर्म थी कि इसने 7 फायर फाइटर्स को झुलसा दिया, जिसकी वजह से आग बुझाने का प्रोसेस भी धीमा होता गया। ये आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इसे बुझाने में 16 घंटों का समय लग गया। वैसे भी दुबई एयरपोर्ट में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। ये चिलचिलाती धूप आग में फ्यूल डालने का काम कर रही थी। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में और भी अधिक समय लग रहा था। फाइनली 16 घंटों के बाद सब कुछ शांत हो गया। इस हादसे में 38 लोग घायल हो गए और एक फायर फाइटर एमडी हसन की मौत हो गई। घटना के अगले ही दिन इन्वेस्टिगेटर्स की टीम घटना के कारणों का पता लगाने में लग गए। दोनों ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। इस केस को सॉल्व करने में बहुत लंबा समय लगने वाला था, क्योंकि दर्जनों लोगों से पूछताछ करनी थी। पायलट्स, एटीसी, फ्लाइट कंट्रोल, फ्लाइट क्रू, पैसेंजर्स, ब्लैक बॉक्स, सभी के क्लूज को ध्यान में रखकर उन्हें एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करना था जो इन सभी के स्टेटमेंट में खरा उतरे। सबसे पहले एटीसी कंट्रोलर से पूछताछ किया गया। उसने कहा कि पायलट्स गो अराउंड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया था। पर हाँ, प्लेन में एक अलार्म बज रहा था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि हो सकता है प्लेन में सब कुछ ठीक हो, शायद इसीलिए पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद उन्हें खतरे का अंदाजा ही ना हो। प्लेन में जो अलार्म बज रहा था, लैंडिंग गियर, लैंडिंग गियर, ये अलार्म तब बजता है जब पायलट रनवे के टचडाउन पॉइंट को पार कर देता है। ये अलार्म बेसिकली ये बताता है कि भाई आपने आधे से अधिक रनवे को पार कर दिया है, फिर भी आपने लैंडिंग नहीं किया। ऐसे में हो सकता है प्लेन रुकने से पहले रनवे ही खत्म हो जाए, इसलिए प्लेन में ये अलार्म बजने लगता है। इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब ये लगने लगा कि हो सकता है ये अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर हो, जिसकी वजह से ये रनवे के टचडाउन पॉइंट पर लैंड नहीं कर पाया। लेकिन एटीसी कंट्रोलर ने इस बात को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, ये प्लेन अपने एक्यूरेट एल्टीट्यूड पर था, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। इस प्लेन को तो आराम से रनवे पर लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन ये काफी आगे चला गया। आखिर क्यों, या कहें कैसे? दोस्तों, नॉर्मली जब पायलट को ये एहसास होता है कि हमारे प्लेन का एल्टीट्यूड लैंडिंग करने के लिए सही नहीं है, तो ऐसे केस में प्लेन 4-5 हजार फीट ऊपर से ही गो अराउंड करने के लिए निकल जाते हैं और एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर अपने सही एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लैंडिंग के आखिरी मोमेंट में अगर पायलट्स को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा होता है, तब भी वो गो अराउंड कर लेते हैं, भले ही उसे रनवे पर उतरकर फिर से टेक ऑफ करने की जरूरत पड़े। फ्लाइट 521 के पायलट सेम यही प्रोसेस को करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये प्लेन कुछ 85 फीट ऊपर उठा। इसके बाद इस प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। प्लेन को लिफ्ट मिलना तभी बंद होता है जब प्लेन का इंजन पावर जनरेट करना बंद कर दे। तो क्या इसके इंजन में खराबी थी? दोस्तों, 3 अगस्त 2016 यानी कि घटना वाले दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा का बहाव सडनली चेंज हो रहा था। इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है समुद्र, और समुद्र के किनारे बसा रेतीला शहर दुबई। यहाँ दिन के समय टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है, जबकि समुद्र के आसपास नमी होती है, टेम्परेचर काफी कम होता है। ऐसे में समुद्र की ओर से बहती हवा जब एयरपोर्ट की ओर जाती है, तब उस ठंडी हवा को गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। इसलिए एयरपोर्ट के आसपास अक्सर हवा में बदलाव देखा जाता है। कुछ महीने बाद पायलट्स फिट हो चुके थे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की एक टीम पायलट के पास पहुंच गए। यहाँ पर पायलट्स ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हम तो एकदम सही से लैंड कर रहे थे, पर अचानक से हवा का डायरेक्शन ही बदल गया और प्लेन रनवे के टचडाउन पॉइंट को पार कर दिया। जल्द ही हमें यह पता चल गया कि रनवे खत्म होने से पहले हम प्लेन को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए हमने गो अराउंड करने का डिसीजन लिया।
मैंने टेक ऑफ एंड गो अराउंड स्विच को यानी कि टोगा बटन को प्रेस कर दिया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लेन के इंजन का पावर बढ़ना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। हमारा पूरा ध्यान रनवे पर था। हमें लग रहा था कि इंजन का पावर बढ़ रहा है, टोगा स्विच अपना काम कर रहा है, पर सच तो ये था कि प्लेन का थ्रस्ट लीवर आइडल पर था। जब तक हमें ये पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा और फाइनली ये रनवे से टकराकर क्रैश हो गया। दोस्तों, ये टोगा स्विच के बहुत सारे मोड्स होते हैं। बात करें गो अराउंड की तो लैंडिंग के टाइम पायलट इसे प्रेस कर देते हैं। इसके बाद ऑटो थ्रोटल गो अराउंड मोड में सेट हो जाता है। इसके बाद ये अपने आप थ्रस्ट को यानी कि प्लेन के इंजन के पावर को अपने आप घटाता या बढ़ाता रहता है। कायदे के अनुसार इस स्विच को अपना काम करना चाहिए था, पर इसने किया नहीं। लेकिन आखिर क्यों? इसका जवाब अगर कोई दे पाता तो वो था प्लेन का ब्लैक बॉक्स। फाइनली इसका रिपोर्ट भी आ गया और करीब 3.5 सालों के एक लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद 6 फरवरी 2020 को फाइनल रिपोर्ट आ गया। तो आइए जानते हैं एक सीक्वेंस में कि गड़बड़ी आखिर कहां पर हुई थी। जब ये प्लेन लैंडिंग कर रहा था तब हवा पीछे से बह रही थी, यानी कि ये हवा प्लेन को आगे की ओर धकेल रही थी, जिससे प्लेन का स्पीड और बढ़ गया और ये रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन जहां पर इसे लैंड करना था उसे भी पार कर दिया। प्लेन के सेंसर ने ये सेंस कर लिया कि अब तक तो प्लेन को लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन अब भी ये हवा में है, इसलिए इसने कॉकपिट में एक अलार्म बजा दिया। अब पायलट ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम गो अराउंड कर लेते हैं। एटीसी ने भी क्लियरेंस दे दिया और कहा कि 4000 फीट के एल्टीट्यूड में चले जाओ। तभी अचानक से हवा का बहाव जो प्लेन को आगे की ओर धकेल रही थी वो अचानक आगे से बहने लगी, जिससे प्लेन का स्पीड कम होने लगा और टेक ऑफ करने से रोकने लगी। इसी दौरान कुछ सेकंड्स के लिए प्लेन का मेन लैंडिंग गियर रनवे से टच हो गया। अब प्लेन के कंप्यूटर को ये लगने लगा कि प्लेन ग्राउंड में आ चुका है, इसलिए ऑटो थ्रोटल ने, जिसके पास ये पावर था कि प्लेन के इंजन के पावर को घटा बढ़ा सके, उसने प्लेन के इंजन को आइडल पर कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर व्हील रनवे पर टच करेगा तो वो लैंडिंग करने के लिए ही टच करेगा, इसलिए ऑटो थ्रोटल आइडल पर चला गया और इस तरह से प्लेन को पावर मिलना बंद हो गया। लेकिन पायलट तो प्लेन को गो अराउंड कराना चाहते थे। उन्होंने टोगा स्विच को प्रेस तो किया था, लेकिन उस स्विच ने काम नहीं किया। अगर लैंडिंग गियर टच होने के बाद पायलट टोगा स्विच को प्रेस करते तब ये इंजन के पावर को मैक्सिमम तक ले जाता और प्लेन सही सलामत गो अराउंड कर सकता था। लेकिन यहाँ पर पायलट को भी पता नहीं था कि टोगा स्विच को प्रेस करने के बाद प्लेन का लैंडिंग गियर रनवे से टच हो चुका है और टच होने की वजह से ऑटो थ्रोटल आइडल पर जा चुका है, यानी कि न्यूट्रल। टोगा स्विच को तब प्रेस किया जाता है जब प्लेन हवा में ही हो या फिर टच डाउन हो गया हो, फिर भी आपको जल्दी से जल्दी टेक ऑफ करना है, इसलिए ऑटो थ्रोटल आइडल पर चला गया। पायलट इस बात से अनजान थे कि प्लेन का पहिया रनवे से टच हो चुका है। ऐसे केस में मैन्युअली प्लेन के थ्रस्ट को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन इन सभी बातों से बेखबर पायलट का ध्यान प्लेन के इंजन के पावर पर गया ही नहीं, और जब ध्यान गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गो अराउंड करने के समय पायलट के पास बहुत अधिक वर्कलोड होता है। फ्लैप्स को सेट करना, लैंडिंग गियर को ओपन करना, टेल स्ट्राइक से बचाना, एटीसी को ऑर्डर्स को फॉलो करना, ये सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। दुनिया जमाने का अलार्म दिमाग का दही करता रहता है। इसके अलावा पायलट्स को ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि गो अराउंड करते समय टोगा स्विच को प्रेस कर देना है, इसके बाद आप अपने काम में लग जाइए। ऑटो थ्रोटल अपना काम करता रहेगा, इसलिए हर एक पायलट की ये आदत होती है कि गो अराउंड करना है, सिंपली इस स्विच को प्रेस कर दो, इसके बाद ऑटो पायलट अपना काम करता रहेगा, इसलिए पायलट्स का ध्यान उस पर नहीं जाता। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे ये प्लेन फिर से टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इन्वेस्टिगेशन वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।